वेलकम सर। थैंक यू। और अब उस सेशन की शुरुआत जिसका हमें काफी देर से इंतजार था। नितिन गडकरी मेरे साथ है, केंद्रीय मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। नितिन जी, आपका अभिनंदन है, तो जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए नितिन गडकरी का। नितिन जी, अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कहा जाता था वो व्यक्ति तो सही है लेकिन पार्टी गलत है, और अटल जी के बाद अगर किसी के लिए कहा जाता है तो वो नितिन गडकरी के लिए कहा जाता है कि बंदा तो सही है लेकिन पार्टी गलत में आ गया है। ऐसा क्यों है? ये तो बिल्कुल गलत है। पार्टी भी सही है और बंदा भी सही है। मैंने अपने जीवन की शुरुआत संघ के स्वयंसेवक के रूप में और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में हुई, और जो भी मैं आज जो भी कुछ हूं, जो मेरे में अच्छा ही है, ये दोनों संगठन के कारण ही है, वो सब अच्छा ही है। तो आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ माई कन्विक्शंस, और मैं अगर अच्छा हूं तो मेरी पार्टी अच्छी है, और मैं अगर अच्छा हूं तो मेरी आइडियोलॉजी अच्छी है। यही बात मैं आपको कह सकता हूं। लेकिन आपको नहीं लगता आप राजनीति में गलती से आ गए? आप कहते हो मैं पोस्टर नहीं लगवाऊंगा, चाय पानी में खर्च नहीं करूंगा, तो चुनाव कैसे जीतेंगे गडकरी जी? नहीं, आप अगर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में आओगे तो मैंने ये बात कही कि मैं जातीयवाद और सांप्रदायिकता को नहीं मानता। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। तो मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जो मेरे मतदार हैं उनको मैं अपनी फैमिली समझता हूं, परिवार समझता हूं। और 10 साल मैंने जो कुछ काम किया उससे मेरा नाम भी लोगों से परिचित हुआ है और मेरा काम भी परिचित हुआ है, और इसलिए मैंने कहा कि अब ये पोस्टर, बैनर और इसका प्रचार करने की आवश्यकता नहीं। दूसरा, मैं लोगों के साथ जुड़ा हूं, तो अब मुझे लोगों को किसी प्रकार का कोई उनको वोट के बदले में कुछ उनको सेवा देने की आवश्यकता नहीं है। मैं लोगों से मिलूंगा, लोगों के घर जाऊंगा, पदयात्रा निकालूंगा, जो बुजुर्ग लोग हैं उनका आशीर्वाद लूंगा जी, और हाउस टू हाउस और मैन टू मैन कैंपेन करूंगा, और मेरा विश्वास है कि मैं अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतूंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इस बार 3 हैट्रिक लगनी है। एक तो मोदी सरकार की हैट्रिक, एक नरेंद्र मोदी अगर इस टर्म में आते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी, कोई गैर कांग्रेसी सरकार तीसरी बार पहली बार आएगी, दूसरी बार भी पहली बार आई थी, और तीसरा नागपुर से आप दोबारा जीत कर आएंगे, तीसरी बार जीत कर आएंगे। तो कितनी कठिन ये डगर लगती है, मोदी की तीसरी टर्म और आपका तीसरी बार लोकसभा जीतना? देखिए, पहली बात तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनने ही वाले हैं, ये तय है। दूसरी बात यह है कि हम 400 पार जाने वाले, ये भी तय है जी, और मैं भी चुनाव जीतने वाला हूं, ये भी निश्चित है। ये भी। लेकिन नितिन गडकरी में ऐसा क्या है कि विपक्ष के नेता मुरीद हो जाते हैं? मैं पीछे अखबार में पढ़ रहा था कि सोनिया गांधी ने आपकी तारीफ कर दी, ऐसा क्या है? देखिए, ये मुझे भी आश्चर्य है, क्योंकि पार्लियामेंट में जब मेरे डिपार्टमेंट पर 75 सांसद बोले अलग अलग पार्टी के, सबने मुझे धन्यवाद दिया, सबने अभिनंदन किया, तो मुझे भी आश्चर्य लगा। तो एक तो सीधी बात यह है कि जो कानूनी काम है, नियम के अनुसार है, वो सबका होना चाहिए, और गलत काम होगा तो अपने का भी नहीं होना चाहिए। तो मैं रोड बनाता हूं तो एक कॉन्स्टिट्यूशन में रोड बनाओ और दूसरों को छोड़ दो, ऐसा तो नहीं होता। तो जो भी लोग मेरे पास समस्या लेकर आते हैं, मैंने सबका काम करने का प्रयास किया, तो उसके कारण उनके मन में उसका समाधान है, यही शायद उसका कारण होगा। एक चीज जो आप में नहीं बदली, जो मैंने आपका पहली बार इंटरव्यू किया था साल 2011 में, जो मुझे ध्यान में आता है, मुंबई में आपके घर पे, और आप तब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे भारतीय जनता पार्टी के, तब भी आप बेबाक थे और अब भी आप बहुत बेबाक हैं। ये इतनी बेबाकी कभी भारी नहीं पड़ती आपको, या पड़ जाती है? नहीं, आप एनालिसिस कर सकते हो मैं कैसा हूं। मैं जो सवाल पूछते हैं उसका नम्रतापूर्वक जो सही है वो जवाब देता हूं, और मुझे लगता है जो सच है वो बताता हूं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई समस्या है। लेकिन विपक्ष कुछ ना कुछ निकालता रहता है। नहीं, एक बात ये होती है कि मैंने सोशल मीडिया ब्लॉगर्स भी कुछ लिखते रहते हैं। नहीं सर, कुछ लोग तो ऐसा है कि जो न बोला वो मुंह में डालकर उसको एक आदमी अपने मीडिया पे लिखता है, अपने साइट पर, और फिर दूसरे लोग उसको उठाकर लिखते हैं। तो सही में किसी ने जो बोला है उसके डिटेल में जाना चाहिए,
देखना चाहिए और फिर उसके ऊपर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बेबाक हैं तो प्रधानमंत्री के सामने भी बेबाक रहते हैं, गृह मंत्री अमित शाह के सामने भी बेबाक रहते हैं? नहीं, निश्चित रूप से जब बातचीत होती है तो नम्रतापूर्वक अपनी बात प्रधानमंत्री सबसे सुनते हैं और तब रखते हैं, कोई अर्थ में अड़चन नहीं होती। मैं भी पार्टी का अध्यक्ष रहा, मेरे पास भी सब लोग उस समय अपनी बात रखते थे। तो हमारी पार्टी की एक पद्धति है जी, और उसमें सब अपना विचार रखते हैं और अंतिम निर्णय फिर जो होता है सब मिलकर या फिर प्रधानमंत्री या अध्यक्ष जो होंगे नेता वो जो कहते हैं वो निर्णय होते हैं, उसमें आगे जाती है पार्टी। अब मैं आपको एक ये बहुत हेडलाइन स्टोरी रही उद्धव ठाकरे का एक बयान, मैं वो मराठी में बयान है वो मैं आपको सुनवाता हूं और आपसे उसका रिएक्शन लेता हूं। उद्धव ठाकरे ने आपके बारे में, आपके विषय पे क्या बोला, आइए एक बार सुन लेते हैं उद्धव ठाकरे का बयान। युतीमध्ये जे मेहनत करत होते त्या नितीन गडकरींचं नाव त्याच्यामध्ये नाही। अहो नितीनजी सोडून द्या भाजपा, राहा उभे, आम्ही महाविकास आघाडीकडनं तुम्हाला निवडून आणतो। दाखवा महाराष्ट्राचं पाणी, दाखवा महाराष्ट्राची धमक, दाखवा महाराष्ट्र दिल्ली समोर कधी झुकला नाही। अब नितिन जी कह रहे हैं कि आइए आप, हम आपको एमवीए से टिकट दे देंगे, महाराष्ट्र दिल्ली के आगे कभी झुकता नहीं है। देखिए, पहली बात तो यह है जी कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की जब मीटिंग हुई तो मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ चर्चा होकर निर्णय होगा। अब मैं महाराष्ट्र से लड़ता हूं तो मेरे महाराष्ट्र के प्रदेश के पदाधिकारी आकर उनसे चर्चा ही नहीं हुई थी, तो पहले लिस्ट में स्वाभाविक रूप से मेरा नाम आने की संभावना नहीं थी जी। अब दूसरे लिस्ट में नाम आया। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, लड़ूंगा तो भारतीय जनता पार्टी से ही लड़ूंगा, दूसरे कोई पार्टी में जाने का सवाल ही नहीं उठता। और इस प्रकार की ऑफर भी हास्यास्पद है क्योंकि मैं अपने पार्टी के साथ जुड़ा हूं, विचारधारा के साथ जुड़ा हूं, इसी पार्टी में रहूंगा और इसी पार्टी में काम करूंगा। जी, लेकिन पिछले दिनों आपने कहा था कि किसी भी पार्टी की सरकार हो, एक चीज तय है कि जो काम करता है उसे सम्मान नहीं मिलता। ये क्यों कहा था आपने? ये मैंने ऐसा नहीं कहा था, यही गड़बड़ है जी। मैंने कहा सिस्टम में ऐसा होता है। जो मैंने विशेष रूप से सरकार में काम करने वाले लोगों के बारे में कहा था, उसके पहले भी मेरी प्रस्तावना उसके साथ थी कि अच्छा काम करते तो उनको सम्मान नहीं मिलता और बुरा जो काम करता है उसको सजा नहीं होती, क्योंकि सिस्टम इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि अच्छे आदमी को तुरंत अवार्ड नहीं मिलता और जो कुछ करता है उसकी इंक्वायरी होते होते इतने साल चले जाते हैं कि उसको सजा नहीं मिलती। ये उसका वाक्य था, इसका संबंध राजनीति से भी नहीं था। यही आप नहीं है पर आप जैसे आपके जो बंधु है वो बिना रेफरेंस लेके इस प्रकार की बातों को फैलाते हैं। आजकल ना सोशल मीडिया का दोष भी सब मीडिया पर ही डाल देते हैं। अब सोशल मीडिया में तो बहुत कुछ चलता है। ऐसा नहीं होता जी। सोशल मीडिया पे जो गलत छाप के आता है उसको तुरंत लेकर रात को चर्चा का कार्यक्रम आप आयोजित करते हैं और उसको आगे लेके जाते हैं, ये समस्या है जी। मेरा अगला सवाल है, 2022 में आपने कहा था कि राजनीति को अलविदा कहने का बड़ा मन करता है, लेकिन कभी नहीं कहा था ऐसा। तो पर आपका बयान है ये। सर बिल्कुल गलत है। मैंने ये कहा था कि वी नीड टू रीडिफाइन द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स। केवल पावर पॉलिटिक्स, सत्ता कारण यानी पॉलिटिक्स नहीं है जी। समाज कारण, राष्ट्र कारण और विकास कारण ये भी पॉलिटिक्स है। और महात्मा गांधी जी ने जब देश को स्वाधीनता के लिए जो आंदोलन किया था तो वो भी आंदोलन राजकारण था। तो हम लोग 80% समाज कारण करें और 20% सत्ता कारण करें। और आपने परसों भी देखा होगा, मैं दिव्यांगों को मैंने 87 चेयर बांटी, मैंने करीब 50,000 हार्ट के ऑपरेशन। मैंने आज आपका सुबह ट्विटर देखा, उसपे आपने एक वीडियो ट्वीट करा है, एक लड़की के दिल में एक होल था, उसका आपने ट्रीटमेंट कराया है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर। वाकई मतलब वो जिसे कहते हैं कि बहुत मार्मिक विषय है ये सारे। लेकिन पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें नितिन जी, तो राज ठाकरे दिल्ली में है और राज ठाकरे अगर दिल्ली में है तो कुछ तो बड़ा चल रहा है, तो क्या अलायंस होने की बात है? देखिए, मुझे आज सुबह ही राज ठाकरे जी का फोन आया था, पर वो दूसरे काम के लिए आया था। उनके पासपोर्ट का काम था, वो हो गया, इसलिए धन्यवाद देने के लिए आया था। बाकी तो वो आज पासपोर्ट, एनडीए का पासपोर्ट नहीं, उनका पासपोर्ट। बाकी उनका क्या बातचीत होगी क्या नहीं, ये तो आज होगी तब निर्णय होगा, मुझे पता नहीं इसके बारे में। लेकिन आप चाहते हैं राज ठाकरे आए? देखिए, इसका निर्णय पार्टी करेगी। आपका मन क्या है? नहीं, मेरा कोई व्यक्तिगत मन नहीं होता।
पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी के अध्यक्ष और पार्लियामेंट्री बोर्ड, प्रधानमंत्री जो निर्णय करेंगे वो करेंगे। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर काफी सवाल जवाब हो रहे हैं, काफी सोर्सेज के हवाले से खबर आती है, लेकिन अब आप सामने बैठे हैं तो मैं पूछ ही लेता हूं, चल क्या रहा है वहां पर? कोई नहीं, सब ठीक चल रहा है, लगभग बंटवारा हो गया है। शिंदे जी खुश है? हाँ सब। और चुनाव तक क्या होता है, जब तक कैंडिडेट तय नहीं होते हैं जी, तब तक एक सीट है, 10 उम्मीदवार है, तो थोड़ा बहुत तो चर्चाएं होती रहती है, थोड़ा बहुत विवाद होते रहता है, ये ऑब्वियस है। और मुझे लगता है कि अभी लगभग फाइनल हो जाएगा और हम लोग मिलकर लड़ेंगे और महाराष्ट्र में हमको बहुत शानदार जीत मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। एनडीए बहुत सालों से गठबंधन है, लेकिन इस बार एक नया गठबंधन बना है, इंडिया अलायंस, लेकिन वो बनने से पहले ही लड़खड़ा गया। आपको इंडिया अलायंस कैसा दिखता है, क्योंकि महाराष्ट्र में एक बड़ी चुनौती है? मैं अपने पार्टी को और अपने अलायंस को देखता हूं। मेरी एक फिलॉसफी ऐसी है जो मैं अक्सर लोगों को बताता हूं कि 2 रेखाएं, एक आपकी और दूसरे की है। 2 मार्ग है रेखा बड़ी करने का, एक तो अपनी बड़ी करो या दूसरी की पूछने का काम करो। जी। तो मैं अक्सर इस बात पे विश्वास रखता हूं, अपनी बड़ी करो। और 10 साल मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जो कुछ काम किया है, जिसका लोग अनुभव लेते हैं। अभी मैं आ रहा था तो मेरे ट्विटर पर ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बना जी, तो इतने लोगों में खुशी है कि इतने लोगों की प्रतिक्रिया मुझे प्राप्त हुई। तो हम 10 साल में जो हमने काम किया है उस सरकार में, मोदी जी के नेतृत्व में, उसके भरोसे हमें सफलता हासिल होगी। हमें अपने पॉजिटिविटी और अपने काम को लोगों को बताना है, हमको बाकी निगेटिव बातों में जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। एक और सवाल है, मराठा समुदाय को 10% अलग से आरक्षण देने की बात है, उस विषय को लेकर पॉलिटिक्स भी हो रही है, लेकिन एक सोशल डिमांड भी है, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए, आपके गठबंधन के लिए महाराष्ट्र में एक बड़ा पॉलिटिकल चैलेंज होगा इससे निपटना? नहीं, मुख्यमंत्री जी ने ऑलरेडी उनसे बातचीत करते हुए इसका समाधान ढूंढा, अब ये विषय नहीं रहा है। आप कह रहे हैं ये विषय नहीं है अब, लेकिन चुनावी बॉन्ड तो विषय है, उसको लेकर बहुत सारे सवाल जवाब हो रहे हैं। राहुल जी ने तो कह दिया ये बीजेपी का सबसे बड़ा चुनावी घोटाला है। मुझे लगता है कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मैटर सब जुडिस है तो उसके ऊपर कोई टिप्पणी करना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। आप भी मत करिए, मैं भी नहीं करता। नहीं, मैं उसके ऊपर ज्यादा बोलना उचित नहीं होगा। नहीं, इसमें एक इत्तेफाक भी है कि अधिकतर जो बीजेपी को चंदा मिला उन पे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां काफी सारी, अब ये इत्तेफाक देखो, है। एक बात मैं आपको बता सकता हूं जी, कि मैं 10 साल में 50 लाख करोड़ रुपए के काम अवार्ड कर चुका हूं। वाटर रिसोर्स है, शिपिंग में, बाद में रोड सेक्टर में, रोपवे, केबल कार, टनल, एक्सप्रेस हाईवे, एक भी काम हमने ई टेंडर के बिना नहीं किया है। और मैं आपके सामने नम्रतापूर्वक आह्वान करता हूं कि एक भी आदमी ऐसा होगा, आपको कानून में बताएगा कि काम के लिए हमको पैसे देने पड़ेंगे, तो मुझे आप बोलो, वो सजा मैं स्वीकारने के लिए तैयार हूं। हम पूरी तरह ट्रांसपेरेंट, करप्शन फ्री, टाइम बाउंड और क्वालिटी कमिटमेंट के साथ हमने सबसे काम किया है और किसी प्रकार की गलत काम हमने नहीं किया। अक्सर ये दिल्ली और मुंबई में इस बात की बहुत चर्चा होती है कि बीजेपी पार्टी तो अमीर है लेकिन नेता गरीब है, कांग्रेस के नेता तो अमीर है लेकिन पार्टी गरीब है। इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? मुझे लगता है कि देखो, कौन व्यक्ति अपने जीवन में जी कितना धनवान है ये उसके साथ जुड़ा हुआ सवाल है। पर मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि ईमानदारी से कोई आदमी अपने जीवन में उद्योग व्यवसाय से प्रगति करता है तो ये उसकी एंटरप्रेन्योरशिप, उसकी कंपनी, उसकी टेक्नोलॉजी, ये उसकी स्ट्रेंथ है। और ऐसे एंटरप्रेन्योर देश में बढ़ेंगे तो देश का विकास होगा। और मुझे लगता है कल जाकर यही एंटरप्रेन्योर्स विदेशों में जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो हमें ऐसी अर्थव्यवस्था तैयार करनी है जो रोजगार को निर्माण करने वाली है। और रोजगार निर्माण करना है तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगेगी, एंटरप्रेन्योरशिप लगेगी, टेक्नोलॉजी लगेगी। और इसके आधार पर अगर हम अलग अलग क्षेत्र में जाकर कोई काम करता है तो वो केवल वेल्थ क्रिएटर नहीं है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर है। उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और पार्टी, इससे हमें क्या लेना देना है? लेकिन आपने जात धर्म की बात करी तो सीए को लेकर बहुत सारे सवाल जवाब हो रहे हैं। सीए चुनाव से ऐन पहले क्यों लेकर आए? उसका नोटिफिकेशन बाद में भी लाया जा सकता था या पहले भी 3 साल पहले भी लाया जा सकता था। देखो, संविधान में बहुत सी बातें स्पष्ट है जी, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जो
हिंदू धर्म के हैं, बौद्ध धर्म के हैं, सिख धर्म के हैं या जैन धर्म के हैं, वो लोग अगर कहीं विदेश में जाएंगे जी, तो उनको वहां से निकाल दिया तो उनको जाने का अधिकार वाला कोई देश नहीं है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से उनको हमारा संविधान कहता है कि उनको नागरिकत्व हिंदुस्तान में कानूनी दिया जा सकता है। तो नेचुरली बहुत सी बातें संविधान में स्पष्ट है, उसी के आधार पर निर्णय हुआ है। जी, एक सवाल आपके मंत्रालय से जुड़ा हुआ, आपने सड़क के मामले में तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया, एक नहीं, एक दो नहीं, 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। ऐसा कोई काम है जो बीते 10 साल में आप नहीं कर पाए और अब जब सत्ता में आएगी बीजेपी तो करना चाहेंगे, वो काम कौन सा है? देखिए, अभी तो रोड कंस्ट्रक्शन में हम 36 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं जी, और करीब 284 किलोमीटर हम 2 लाख करोड़ की टनल बना रहे हैं और कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है हमारा, लगभग दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। अब हमारे यहाँ हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी को चालू किया 260 जी, हम रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे बना रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी की सोच ये है कि हम 100 साल जब पूरे करेंगे तो उस समय हमारी विजन क्या होगी। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, वाटर ट्रांसपोर्ट जी, जैसे मैं जब शिपिंग मंत्री था तो मुंबई में नया एयरपोर्ट बन रहा है, नया मुंबई में, तो मैंने बीपीटी के तरफ से एक रिपोर्ट तैयार की है कि मुंबई के किसी भी दिशा से 17 मिनट्स में आप एयरपोर्ट जाएंगे। और नए एयरपोर्ट पर जेटी भी बनाई है, जी, जैसे टैक्सी है, एयर टैक्सी है, वैसे वाटर टैक्सी बनाई। और ये वाटर टैक्सी से आप वसई विरार से लेकर तो नरीमन पॉइंट से लेकर आप केवल 17 मिनट्स के अंदर नए एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे। आपको इटली में एक वेनिस करके शहर है जी, जहां हम होटल में उतरकर पानी में ही अपना सामान रख के डायरेक्ट एयरपोर्ट पे उतरते हैं। तो उसी प्रकार की कल्पना है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एमपीबीएस सी प्लेन मैंने प्रयोग किया था कि पानी पे उतरा हवाई जहाज जी, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काफी बड़ा रिवोल्यूशन होगा। और विशेष रूप से इंडिजिनस फ्यूल के आधार पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जैसे बड़ी बस है, तो मैं अभी बेंगलोर में स्टडी कर रहा था कि हमारे यहाँ बेंगलोर में हवा में चलने वाली डबल डेकर बस, उस प्रोजेक्ट को हम स्टडी कर रहे थे कि जो ऊपर के ऊपर चले, क्योंकि रोड बड़ा नहीं कर सकते। तो अब नेचुरली मेट्रो की कॉस्ट पर किलोमीटर 350 करोड़ आती है और मैं जो टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ 20 से 25 करोड़ रुपए आती है। तो नए नए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अब ये धौला कुआं से मानेसर तक बीच में ऊपर में पॉन्ड सिस्टम का भी हमने बीच में स्टडी किया था। तो ये नई नई जो टेक्नोलॉजी है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, वो भविष्य की टेक्नोलॉजी है और उसके बारे में हमारे यहाँ कुछ अध्ययन भी हुआ। हम 670 रोड साइड एमिनिटीज बना रहे हैं जी। पर मुझे अगर पूछोगे तो एक काम कौन सा करना चाहते हैं आप? मैं 2024 में? एक काम इन सब में सबसे अच्छा कोई कर सका जी, तो 2014 में जब मैं मंत्री बना तो 1 करोड़ लोग आदमी आदमी को खींचने का काम करता था। एक तो साइकिल रिक्शा था या जी। कंधे पे लेके आदमी धोने का काम था। बिहार में, बंगाल में, नॉर्थ ईस्ट में मैंने मैकेनिज्म ड्रिवन ई रिक्शा लाया और आज मुझे खुशी है कि 1 करोड़ लोग जिनका शोषण हो रहा था उनको मुक्ति मिली और ई कार्ट और ई रिक्शा चला रहे और उनको एक प्रकार से मानवीय शोषण से मुक्ति मिली। तो जी, मैंने जी। बहुत एक्सप्रेस हाईवे, टनल, रोड, ब्रिजेस बनाए, पर ये काम जो है ये मेरे लिए सबसे अच्छा है। समझा। आपके दिल के करीब है, लेकिन एक राउंड हमारे दिल के बड़ा करीब है और ये फोटो राउंड है और इसमें कुछ तस्वीरें आएंगी और आपको उसका रिएक्शन दे रहा है और मुझे भी पता नहीं है फोटो कौन कौन सी लगाई है इन लोगों ने। पहली फोटो देख लेते हैं कौन सी आ रही है। आ गई है फोटो पहली, ये ममता जी की है, सर पे चोट लगी हुई है इनके, क्या कहना चाहते हैं आप? उनका एक्सीडेंट होगा इसलिए बैंडेज लगा होगा। जी, अगली फोटो देख लेते हैं कौन सी आ रही है। इन दोनों का क्या होगा? एक तो मैं ना भविष्य जानता हूं ना कोई आप future भविष्य की- नहीं जानते, वो कहते हैं सब कुछ आप करवा रहे हैं, यानी ईडी करवा रही है, सरकार करा रही है। देखिए, ईडी अपना काम कर रही है जी, और वो अपना काम कर रहे हैं। हम अक्सर इस बात पे विश्वास रखते हैं कि हमारा भविष्य भगवान के हाथ में है। आपका नहीं, बिल्कुल भविष्य तो भगवान के हाथ में, लेकिन इनका भविष्य क्या है? मुझे मालूम है। आपको मालूम मैं नहीं। भविष्य वेत्ता थोड़ी हूँ।
ठीक इसका है। क्या होगा मुझे क्या जी अगली तस्वीर देख लेते हैं कौन सी आ रही है। अब ये इंडिया अलायंस है मुंबई में, आपके घर में ये सब एक साथ आए थे, इनका भविष्य क्या दिख रहा है आपको? देखो, इनका भविष्य अच्छा है ही नहीं। नहीं है अच्छा। ये पूरी तरह इस चुनाव में इनकी पिटाई हो जाएगी और हमें 400 पार जगह मिल जाएगी और बेचारे उनमें से अनेक लोग फिर निवृत्त हो जाएंगे राजनीति से। जी अब अगली तस्वीर जो है वो नेताओं की नहीं है, अब वो फिल्मी, क्योंकि आप महाराष्ट्र से आते हैं, माया नगरी है, मुंबई है, तो कुछ फिल्मी कलाकारों की है। पूछते हैं आपसे कि आपके कौन पसंदीदा है। नेक्स्ट प्लीज। अब रणबीर कपूर पसंद है, रणबीर सिंह पसंद है या विक्रांत मैसी पसंद है आपको? नहीं, मैं मेरी जनरेशन के हीरो को मुझे जो चॉइस है उसी में बोलना गडकरी। तीनों भी अच्छे हैं। एक तो पिक करिए। ज्यादा अभी अच्छा, इनकी- लास्ट फिल्म किसकी देखी इन तीनों में से? और रणवीर की देखी थी मैंने। रणबीर की देखी, कौन सी? वो जो मैं एनिमल। नाम नहीं, वो जो हमारे पेशवे के ऊपर जो थी ना, रणवीर, अच्छा 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 अच्छा, रणवीर बाजीराव मस्तानी। अच्छा अच्छा, आपने भी पॉलिटिकल दिया इसका जवाब पूरी तरह से। अगला देख लेते हैं किसकी तस्वीर आ रही है। ये हीरोइंस की है। आप पसंद, मतलब आपको इनमें से किसकी फिल्म देखी? तापसी पन्नू है, आलिया भट्ट है, कियारा आडवाणी है। नहीं, इन तीनों के भी फिल्में मैंने नहीं देखी। नहीं देखी? तीनों टॉप हीरोइन है देश की। देखो, एक बात बताता हूं, ये जनरेशन के हीरो हीरोइन अलग अलग होते हैं। जी अब हमारे जनरेशन में हमको तो अमिताभ बच्चन यही हमारा फेवरेट हीरो तो था। कॉलेज में किसका ट्रेंड फॉलो करते थे आप? कॉलेज में, जब कॉलेज में थे तो किसी का ट्रेंड फॉलो करते होंगे। अमिताभ बच्चन को अमिताभ बच्चन का फॉलो करते थे। मैंने एक बार उनको भी कहा उनको भी कहा कि मैंने जंजीर 3 बार देखा, आनंद 3-4 बार तो देखा। बेल बॉटम पैंट, लॉन्ग कॉलर सब डालते मैं थे। वो फाइटिंग के पिक्चर पसंद आते थे उस चलिए, आप राजनीति की बेला में जा रहे हैं, यानी आप चुनाव के संघर्ष में जा रहे हैं। ये लोकतंत्र का, भारत के महान लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं नितिन जी। और न्यूज 18 भी बेबाकी के साथ इसकी कवरेज करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हर सवाल का अपने बेबाक अंदाज में जवाब देने के लिए जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए नितिन जी का। धन्यवाद। थैंक यू। Thank you, Amish. Thank you, Minister. That's